नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अनोखा प्यार। मेरी ननद सीमा दीदी राघव से करीब 16 साल बड़ी थी। तब मैं करीब 15-16 साल की किशोरी इंटरमीडिएट की छात्रा थी, जब उन्होंने मुझे अपने इकलौते छोटे भाई की भावी पत्नी के रूप में स्नेहवश मुझे मेरी एक सहेली के विवाह में देखकर पसंद किया था। अमूमन सामान्य घरों में ये हक सिर्फ बेटे की माँ अथवा उसके पिता का होता है। राघव के पिता वन विभाग में कार्यरत थे। इस वजह से उनकी पोस्टिंग हमेशा पहाड़ों और जंगलों में ही रहा करती थी। वहाँ उच्च शिक्षा की सुविधा नहीं थी। फलतः कॉलेज के समय से ही राघव ने दीदी के संरक्षण में रहते हुए अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके ही सर्विस में आए थे। इस वजह से ही मेरी सासू माँ ने ये हक भी सीमा दीदी को ही सौंप दिया था। दीदी खुद भी हॉस्टल में रहकर ही अपनी पढ़ाई पूरी करके टीचिंग के जॉब में आई थी, इसलिए हॉस्टल में होने वाली तमाम तरह की परेशानियों से अवगत थी। अतः राघव को अपने पास रखने की जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं स्वीकार की थी। बहरहाल अब वे अपने ससुराल में खुशी खुशी बस रही थी, लेकिन अभी भी हमारे घर के हर कार्यकलापों पर उनकी स्वीकृति की मुहर लगनी जरूरी थी। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के कुछ दिनों के पश्चात जब मैं विवाह करके राघव के घर आई तो उन दोनों भाई बहनों की बॉन्डिंग देखकर बेहद हैरान हुई। वे दोनों फ़ोन पर घंटों बातें किया करते। यूँ तो मायके में ससुराल की चुगली करने के लिए लड़कियां बदनाम रहती हैं, पर यहाँ तो मामला बिल्कुल उल्टा था। शुरू शुरू में तो बहुत कोफ्त होती थी। मेरे भी भाई थे, मैं भी उनसे बातें किया करती थी, पर इन दोनों के जैसे नहीं। इन दोनों का प्यार ही अनोखा था। कभी कभी मुझे लगता कि जैसे दूर रहकर भी वे अपनी चलाने से बाज नहीं आती। मैंने मन ही मन उनका नाम सीमा दीदी की जगह हिटलर दीदी रख दिया। वैसे वे मुझको बहुत मान दिया करती, एवं बाद में सासू माँ के नहीं रहने पर मेरा ख्याल बिल्कुल माँ जी की तरह ही रखती। इसलिए मैं भी उन दोनों की इस आपसी व्यवहार के बीच में नहीं पड़ने का निश्चय किया और अपनी गृहस्थी और बच्चों में मगन रहने लगी। मेरे दोनों बच्चे भी उनसे सम्मोहित थे। राघव तक तो ठीक था, पर अब बच्चों में भी बुआ के प्रति वही समर्पण वाले भाव नजर आने पर मुझे अपनी सत्ता डगमगाती नजर आने लगी थी। मैं अंदर से एक सीमा तक उनसे डरती हुई मन ही मन ईर्ष्या भाव पालने लगी। बाद के दिनों में उनके खुद के बढ़ते बच्चों की वजह से थोड़ी व्यस्तता के चलते जब उनका घर में आना जाना कम हुआ, तब कहीं जाकर मैंने चैन की सांस ली। लेकिन क्या हुआ जो वे आ नहीं पाती थी। अब दोनों भाई बहनों में दिन में दो दो बार बातें होने लगी थी। कभी तो रात में सोने के वक्त भी फ़ोन आ जाया करता, लेकिन तब राघव समझदारी दिखाते और मुझे डिस्टर्ब ना करने के लिए ड्राइंग रूम में चले जाते। मैं भी यह सोचकर संतुष्ट रहती कि चलो जान बची तो लाखों पाए। यह सब चल ही रहा था कि एक दिन अचानक राघव की तबीयत खराब हो गई, और वो भी इस कदर कि डॉक्टरों ने यह कहते हुए जवाब दे दिया, मिसेस सिन्हा, भगवान की शरण में जाएं। फिर मेरी हालत समझ सकते हैं। मैं बदहवास थी। अस्पताल में ही बने छोटे से मंदिर में दिन रात ईश्वर के चरण पकड़कर बैठी रहती। खाने पीने, सिंदूर और टीका, किसी चीज़ का होश नहीं था। सीमा दीदी आ गई थी। विवश होकर छोटे से शीशे से राघव को एकटक देखती रहती। अगस्त के महीने में राखी नज़दीक थी, पर राघव को दूर से ही देखती हुई वे ना तो रो पा रही थी और ना कुछ कर पा रही थी। आईसीयू में रहने की वजह से उसे छूना तो दूर, फटकने की भी मनाही थी। अचानक वे मुड़ी, मेरे नज़दीक आईं और अपने ओढ़े हुए दुपट्टे की किनारी निकालकर मेरी कलाई में बांध दिए। तुम्हारे हाथ में बांधी यह रक्षा सूत्र हमारे राघव की रक्षा करेगी। फिर मेरे सूने माथे को देखकर अस्पताल में भगवान को चढ़े सिंदूर से ही मेरी मांग भरकर माथे पर बड़ी सी बिंदी लगा दी। जब तक ये मांग और ये सूना माथा इनसे भरे चमकते रहेंगे, मेरे भाई को कुछ नहीं होगा। करीब 7 दिनों के बाद राघव को होश आया था। डॉक्टरों द्वारा उन्हें खतरे से बाहर बताए जाने से मैं और सीमा दीदी एक दूसरे के गले से लिपटे हुए फपक कर रो पड़े।
उन नमकीन आंसुओं की धार में मेरे मन के सारे मैल बहकर धुल गए थे। मैं दिल से इन दोनों भाई बहनों के एक दूसरे के प्रति उस समर्पित भाव के आगे नतमस्तक हो गई थी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।